नवंबर 2001 का महीना था। राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में एक मामूली सा मकान था। उस मकान में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ अमला बीवी रोज की तरह अपने बेटे की याद में आंसू बहा रही थीं। उनका बेटा कोई आम बेटा नहीं था, वो था हिंदुस्तान का वो जांबाज जासूस जिसे खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने इस परिवार की रूह हिलाकर रख दी। अमला देवी के पास एक चिट्ठी आई। ये चिट्ठी आई थी पाकिस्तान की मियां वाली जेल से और इस पर थे दस्तखत नबी अहमद शाकिर यानी उनका बेटा रविंद्र कौशल। चिट्ठी में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर आ जाता। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपना परिवार तक भारत माँ के नाम कर दिया। ये कहानी है रविंद्र कौशल की, द ब्लैक टाइगर। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर से। रविंद्र के पिता जे.एम. कौशल भारतीय वायुसेना में थे। 1965 और 1971 की जंग की गूंज अभी तक लोगों के कानों में थी। हर घर में देशभक्ति की लहर थी। रविंद्र बचपन से ही कुछ अलग थे। वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन असली जुनून था थिएटर और एक्टिंग का। वो इतने हैंडसम थे कि कॉलेज में दोस्त उन्हें अभिनेता विनोद खन्ना के नाम से बुलाते थे। एसडी बिहानी कॉलेज में वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे। मंच पर जब भी कोई नाटक होता रविंद्र उसमें जरूर होते। भगत सिंह बनते तो लगता साक्षात भगत सिंह मंच पर आ गए हों। 1972 में लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में रविंद्र ने एक नाटक किया। उन्होंने एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई। नाटक खत्म हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे। उन लोगों ने कहा, बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन क्या आप देश के लिए कुछ असली करने का जुनून भी रखते हैं? ये लोग कोई और नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से थे। 1973 में महज 21 साल की उम्र में रविंद्र कौशल रॉ का हिस्सा बन गए। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया। अगले 2 साल तक उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की बारीकियां समझाई गईं, पाकिस्तान के रीति रिवाज, खान पान, यहाँ तक कि बोलने का लहजा भी सिखाया गया। उनकी हिंदू पहचान मिटाई जाने लगी। उनका खतना करवाया गया ताकि वो पूरी तरह मुसलमान बन सकें। हर चीज बदली जा रही थी, नाम, पता, पहचान। 1975 तक रविंद्र कौशल नाम का कोई शख्स कागजों पर मौजूद नहीं था। उनकी जगह ले ली थी नबी अहमद शाकिर नाम के एक शख्स ने, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद का रहने वाला था। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशल यानी नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। रास्ता खतरनाक था, अगर पकड़े गए तो सीधी मौत। कराची पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी नज़र पाकिस्तानी फौज में भर्ती के विज्ञापन पर पड़ी। दिमाग में एक तीर सा गुजरा, क्यों ना फौज में ही भर्ती हो लिया जाए। रॉ के अधिकारियों ने इस आइडिया को ठुकरा दिया, मगर रविंद्र डटे रहे। उन्होंने फॉर्म भरा, इम्तिहान दिया और पास हो गए। वो पाकिस्तानी फौज की मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी पर लग गए। अब रविंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पहचान को और मजबूत करना। एक अकेला आदमी हमेशा शक के घेरे में रहता है। तभी उनकी मुलाकात हुई अमानत नाम की लड़की से। अमानत एक पाकिस्तानी फौजी की बेटी थी। प्यार हुआ, शादी हुई। अब रविंद्र के पास एक परिवार भी था। उनकी पत्नी को कभी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस शख्स से उन्होंने शादी की है वो असल में उनके देश का दुश्मन है। 1981 में जब उनके छोटे भाई राजेश की शादी थी तो वो चोरी छिपे भारत आए। परिवार ने पूछा, तेरी शादी कब करेगा? तो रविंद्र ने बता दिया, शादी हो गई, दुबई में। उसका नाम अमानत है। किसी को पता नहीं था कि ये आखिरी बार है जब वो अपने बेटे को देख रहे हैं। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशल का जाल पूरे पाकिस्तानी फौज पर छाया रहा। वो जहां तैनात थे वहां से हर अहम जानकारी भारत पहुंचती थी। पाकिस्तानी फौज की यूनिट्स की आवाजाही, अफसरों की पोस्टिंग, यहां तक कि युद्ध सामग्री ले जाने वाली ट्रेनों की चाल भी। ये जानकारियां इतनी कीमती थीं कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। उनकी भेजी जानकारियों से सीमा पर होने वाले आतंकी हमले रुके। दावा किया जाता है कि उनकी वजह से करीब 20,000 भारतीयों की जान बची। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ 1983 में आया। रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने के लिए एक एजेंट भेजा, इनायत मसीह। इनायत पाकिस्तान गए, लेकिन कुछ ही दिनों में आईएसआई ने उन्हें पकड़ लिया और फिर वही हुआ। यातनाओं के आगे इनायत ने सब कुछ उगल दिया।
उसने बता दिया कि पाकिस्तानी फौज में नबी अहमद नाम का एक क्लर्क असल में भारतीय जासूस रविंद्र कौशल है। आईएसआई ने जाल बिछाया और रविंद्र उस जाल में फंस गए। उन्हें एक पब्लिक पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया गया। वहां 2 साल तक उन्हें बुरी तरह यातनाएं दी गईं, लेकिन ये ब्लैक टाइगर झुका नहीं। पाकिस्तानी अफसरों ने उन्हें लालच दिया, भारत के खिलाफ जानकारी दे दो तो छोड़ देंगे, मगर रविंद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा। 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। अगले 16 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में गुजारे। जेल में रविंद्र ने चोरी छिपे खत लिखे। एक खत में उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर आ जाता। दूसरे खत में पूछा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? परिवार ने सरकार से गुहार लगाई, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन जवाब मिला उनका मामला पाकिस्तान से उठाया जा रहा है। हकीकत ये थी कि भारत सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि रविंद्र कौशल उनका एजेंट था। 21 नवंबर 2001, मियांवाली जेल, पाकिस्तान। अपने देश से हजारों मील दूर एक कोठरी में रविंद्र कौशल के शरीर ने जवाब दे दिया। उन्हें तपेदिक और दिल की बीमारी हो गई थी। 49 साल की उम्र में ब्लैक टाइगर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। जब ये खबर भारत पहुंची तो उनके पिता का दिल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उनकी भी मौत हो गई। रविंद्र की मां ने सरकार से गुहार लगाई, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हमारे बेटे की कुर्बानी को सरकारी मान्यता चाहिए। लेकिन उनकी ये आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी। आज भी रविंद्र कौशल के परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलती, उन्हें कोई सरकारी सम्मान नहीं मिला। 2012 में सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर आई थी। रविंद्र के परिवार ने कहा कि ये फिल्म उन्हीं की कहानी पर बनी है, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन असली रविंद्र कौशल को कौन याद करता है? वो शख्स जिसने अपना नाम खो दिया, अपना धर्म खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपनी पत्नी को कभी सच नहीं बता सका, अपने बेटे को कभी गले नहीं लगा सका। वो शख्स जिसने हंसते हंसते अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी। रविंद्र कौशल, नबी अहमद शाकिर, द ब्लैक टाइगर, भारत की मिट्टी का वो लाल जो आज भी पाकिस्तान की किसी अनाम कब्र में सो रहा है।